Hello class 12 students. Welcome to today's online class. In today's class, we are going to complete the AC circuit. Alternating current. We are going through the chapter alternating current, and our today's topic is AC circuit with inductor, capacitor and resistor. All three things in the same circuit connected in series. So let us understand that. Look at this PDF. Our today's topic, the same thing, alternating current circuit containing inductor, capacitor and resistor. इंडक्टर को हम L से डिनोट करते हैं, कैपेसिटर को C से और रेजिस्टर को R से, तो इसको LCR सर्किट भी लिखते हैं. कहीं आपको अगर ऐसा दिखे क्वेश्चन पेपर में, ऐसा कुछ लिखे LCR सर्किट, so what it is going to be? It is going to be the same thing. Inductor stands for L, capacitor stands for C and resistor for R. So how will be the circuit? Circuit will look like this, जिसमें एक इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर होगा, सीरीज में कनेक्टेड है, और इन तीनों को कनेक्ट किया हुआ है एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स, एसी सोर्स, जो एसी करंट प्रोवाइड कर रहा है. वी ऑलरेडी नो कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा होगा एसी सोर्स से, अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स से, वो इन तीनों इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर आपस में बांट लेंगे. पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है सीरीज कनेक्शन में, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता था, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर इज गोइंग टू बी VL, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इज गोइंग टू बी VC and potential difference across resistor is going to be VR. We already know that for inductor, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, इंडक्टर के लिए करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में एक दूसरे से 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता था, π/2 का फेज डिफरेंस होता था, मगर कौन लीड करता था? यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस देखो, VL इसीलिए 90 डिग्री ज्यादा है, VL I से 90 डिग्री ज्यादा है यहाँ पे, ये हम शो कर रहे हैं यहाँ पे. कैपेसिटर के लिए जस्ट इसका उल्टा होता था, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में, कैपेसिटर के लिए करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में यहाँ भी π/2 का डिफरेंस होता था, फेज डिफरेंस, मगर लीड करता था, आगे रहता था कौन? I, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस से 90 डिग्री आगे रहता था करंट. और एक रेजिस्टर के लिए करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एक ही फेस में रहते थे, यानी कि दोनों का डिफरेंस जो रहता था वो जीरो रहता था. देखो इसीलिए VR और VI दोनों एक ही डायरेक्शन में है, नो एंगल इज देयर इन बिटवीन देम. तो ये सारी चीजों को मिलाकर ही हमारा एक एसी सर्किट बनेगा, जो तीनों को एक साथ सीरीज में रखा हुआ है. तो फॉर इंडक्टर, पहले इंडक्टर की बात करते हैं. ओम्स लॉ लगाया तो इंडक्टर का क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू I इंटू XL. XL क्या है? इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, या इसी को हम बोलते थे इंडक्टिव रिएक्टेंस. VL इज इक्वल टू I इंटू XL. पिछली बार, ये पिछली क्लास में हमने समझ चुके हैं. तो अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो पिछले क्लास वाले को, नोट्स को आप फिर से देखें. और कैपेसिटर VC इज इक्वल टू I इंटू XC, ओम्स लॉ के अनुसार. VC पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू करंट इंटू कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस XC. ये एक प्रकार का रुकावट होगा, इसी को तो हम मल्टीप्लाई करते हैं करंट से. और रेजिस्टर के लिए ओम्स लॉ सिंपल सा, VR इज इक्वल टू I इंटू R. अब हम लोग पिछली क्लास में ही, द लास्ट टॉपिक ओनली, हमने देखा था जब इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस एक साथ लगे हुए थे सर्किट में, तो XL की वैल्यू XC से, XL यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस से बहुत ज्यादा होती है. इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा होगा इंडक्टेंस के लिए, कैपेसिटेंस के लिए कम होगा. और इसीलिए अगर हम लोग फेज डायग्राम बनाए इन तीनों चीजों का, देखो ये ग्राफ का, ये ग्राफ का और ये ग्राफ, ये तीनों चीज एक साथ मिल रहे, तो इनका फेज डायग्राम भी एक साथ मिलेगा. तो फेज डायग्राम जब मिलेगा तो कैसा बनेगा? VL जाएगा ऊपर, VC जाएगा नीचे. देखो कैसे, देखो VL ऊपर जा रहा था, VC नीचे, और करंट का डायरेक्शन पूरे हॉरिजॉन्टल में जा रहा है. हम उसको बिल्कुल हॉरिजॉन्टल में ले लेते हैं, समझने के लिए बता रहा हूँ. करंट की वैल्यू एक डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में VR भी था. देखो VR पोटेंशियल डिफरेंस भी उसी डायरेक्शन में, यानी कि
VL और VC एक दूसरे के अपोजिट है, तो इन दोनों का जो VL और VC का रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के माइनस होने से पता चल जाएगा। अरे एक आदमी एक रस्सी को इधर खींच रहा है, एक आदमी एक रस्सी को इधर खींच रहा है, जो ज्यादा जोर से खींचेगा उसके तरफ में वो रस्सी जाएगी, तो उस तरफ VL की वैल्यू ज्यादा है बोल दी हमने, देखो तो VL माइनस VC ऊपर के डायरेक्शन में हमने ले लिया। अब VR बच रहा है, हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाह रहे हैं, रिजल्टेंट तो दो का तो निकाल लिया, अब तीसरे को भी रिजल्टेंट निकाल देते हैं। तो VL और VL माइनस VC और VR का रिजल्टेंट मान लो ये V है, मान लो ये V है, इस V की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग निकाल सकते हैं। पिछली बार में देखे थे कि V स्क्वायर इज इक्वल टू VR का स्क्वायर। अब हम लोग देखो ये VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर लेंगे। VL माइनस VC का स्क्वायर क्यों लेंगे, क्योंकि देखो दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री में है, तो 90 डिग्री में जब रहे तो इसका रिजल्टेंट में पाइथागोरस थ्योरम हमारा काम करेगा। इसी चीज को इधर ले आओ ना, इसी चीज को इधर ले आओ तो ये परपेंडिकुलर बन गया, और ये हाइपोटेनस की वैल्यू निकालना है, और ये बेस VR हो गया। तो V स्क्वायर इज इक्वल टू VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। VR का स्क्वायर, VR की वैल्यू जानते हैं हम लोग I इंटू R, तो लिख दिया I इंटू R। VL की वैल्यू I इंटू XL, VC की वैल्यू I इंटू XC। स्क्वायर में है ये V स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर का ब्रैकेट खोल लो, I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर, देखो ब्रैकेट खोला, I को बाहर निकाल लिया, I स्क्वायर बचा और अंदर में बचा XL माइनस XC का स्क्वायर। अब I स्क्वायर को मैं इस इक्वल टू साइन के इस तरफ ले जाता हूं, तो V स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर बचा इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं ये स्क्वायर को इधर ले आता हूं तो अंडर होल अंडर रूट में आ गया R स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर XL माइनस XC का स्क्वायर। V अपॉन I क्या होता है ओम्स लॉ के अनुसार, रुकावट, उस सर्किट का रुकावट, मगर यहाँ पे तो तीनों चीज है, क्या क्या है, इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है और रेजिस्टेंस है, तीनों चीज। तो यहाँ पे उसको मैं रेजिस्टेंस नहीं बोलूंगा, यहाँ पे उसको बोलूंगा, यहाँ पे उसको बोलूंगा एक प्रकार का इम्पीडेंस, इम्पीडेंस बोलूंगा, तीनों चीज को मिलाकर रुकावट, इम्पीडेंस, जिसको हम लोग Z से डिनोट करते हैं। तो Z की वैल्यू कितनी हुई, ये पूरी हुई R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, जिसमें से XL की वैल्यू क्या होती है, अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे, पिछली चीज समझे होंगे, तो क्लास अटेंड किए, तो XL इज इक्वल टू ओमेगा इंटू L और XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C। याद है ये? अरे ओमेगा क्या था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटेंस C, यहाँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ये है हमारा इंडक्टेंस, इंडक्टर के लिए। तो इसीलिए हमारा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला बन गया Z इज इक्वल टू होल अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर। तो Z की वैल्यू हमको यहाँ से मिल सकती है, ऐसे मिल जाएगी हमको, Z की वैल्यू यहाँ से निकाल लो या यहाँ से निकाल लो, Z की वैल्यू हमको यहाँ से मिल सकती है। अब बची बात फेस डिफरेंस की। अब देखो फेस डिफरेंस की बात करते हैं हम लोग, क्योंकि फेस डिफरेंस की बात करना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमें अभी ये नहीं मालूम, हमें अभी ये नहीं मालूम कि I और V के बीच में कितना एंगल है। V तो हमको मिल गया, उसकी वैल्यू भी पता चल जाएगी, अब V की वैल्यू पता चल जाएगी, V अपॉन I इज इक्वल टू ये था, तो Z पता चल जाएगा, तो करंट और V भी पता चल जाएगा। मगर ये I से कितने एंगल पे है, क्योंकि I को तो हमने हॉरिजॉन्टल मान लिया है, तो ये एंगल पता करना जरूरी है। सो लेट अस कैलकुलेट दिस एंगल। कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये फाई है एंगल, वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस का फॉर्मूला लगा के tan फाई लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan फाई। तो चलिए tan फाई इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर है VL माइनस VC अपॉन VR, VL की वैल्यू रख दो XL माइनस IXL माइनस IXC अपॉन IR, I नीचे का कैंसिल हो जाएगा, बचेगा XL माइनस XC अपॉन R। तो फाई की वैल्यू कैसे मिल जाएगी, इधर tan को ले आओ, tan इनवर्स बना लो, ओमेगा L, देखो XL की वैल्यू ओमेगा L माइनस XC की वैल्यू माइनस 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन R, वैल्यू पुट करो, गेट द आंसर, फाई भी मिल जाएगा। और इस प्रकार से फाई की वैल्यू पता चल गई तो करंट पता चल जाएगा, क्योंकि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस तो पता है, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी होता है ना, उससे 5 डिग्री कम है, देखो V ऐसे था, V की वैल्यू ऐसे थी, उसके नीचे था, कम था I, माइनस 5 हो जाएगा, इसीलिए माइनस 5, फेस में माइनस 5 आ जाएगा, कम एंगल में है ना, कम नीचे में, तो I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5, जिसमें से 5 की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। तो आपको IRMS और I नॉट की भी वैल्यू मिल जाएगी,
कैसे मिल जाएगी? Z इज इक्वल टू V नॉट अपॉन I नॉट और Z इज इक्वल टू VRMS अपॉन IRMS, जैसे पहले हुआ था बिल्कुल वैसे। इस आखिरी कनेक्शन में जो हम बोले कॉम्बिनेशन में ऑफ इंडक्टर, रेजिस्टर एंड कैपेसिटर में सिर्फ यही कठिन बात है या ये नई बात है कि तीनों चीज एक साथ है, तो तीनों को एक एक करके हमने सॉल्व किया, रिजल्टेंट निकाल दिए। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम अगली क्लास में भी करेंगे, मगर एक छोटा सा टर्म बच जाता है जो साथ में करना चाहिए, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, पावर। जब हम लोग करंट के बारे में और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ लिए थे, तो पावर क्या था, वो डीसी करंट के बारे में हम देखे थे कि इन डीसी करंट पावर इज डिफाइंड एज क्या, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, P इज इक्वल टू V इंटू आई होता था सर। वो डीसी करंट के लिए था, क्यों? क्योंकि वहां V और I की वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी। बट इन AC सर्किट दिस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग पावर। क्यों नहीं सर? बिकॉज इन AC सर्किट EMF या पोटेंशियल या वोल्टेज एंड करंट बोथ चेंजेस विद टाइम, दोनों की वैल्यू चेंज हो रही है, तो कौन सी V की और कौन सी I की वैल्यू रखें? जवाब है, इस चैप्टर की शुरुआत में ही हमने देखा कि जब भी आपको कोई वैल्यू चेंज हो रही है तो उसमें से हमने I एवरेज और I RMS निकाला था, V एवरेज और V RMS निकाला था। वैसे ही यहाँ पर पावर के लिए भी हम लोग P इफेक्टिव यानी इफेक्टिव पावर कैलकुलेट करेंगे। इफेक्टिव पावर क्या होगा? जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस इफेक्टिव, वोल्टेज इफेक्टिव और इफेक्टिव करंट होता था, जिसको हम लोग RMS से डिनोट करते थे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू डिनोट करते थे। तो P इफेक्टिव हो जाएगा V RMS इंटू I RMS इंटू कॉस फाई। ये फाई क्या है? अब देखो, V और I दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं है, चेंज हो रही है उसकी वैल्यू और उन दोनों में डिफरेंस भी बन जाता है बीच में, इसलिए फाई को भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा, जो कि फेज डिफरेंस है। तो P इफेक्टिव इज इक्वल टू पावर, इफेक्टिव पावर ऑफ द सर्किट इज VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। कभी क्वेश्चन में बोल ले ये तो इफेक्टिव हुआ, जो इफेक्ट पैदा कर रहा है किसी प्रकार का, वो इफेक्टिव पावर है ये। मगर कोई एवरेज पावर कैलकुलेट करना हो, कभी पूछे कि एक एवरेज वैल्यू बताओ भाई पावर का, तो आपको वो भी आसानी से पता चल जाएगा, बस उसमें एक नया टर्म जुड़ जाएगा, वो है पावर फैक्टर। ये पावर फैक्टर क्या होता है? ये पावर फैक्टर आसान सी टर्म्स है, ये टर्म बोलता है कि रेजिस्टेंस अपॉन इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस अपॉन इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस की वैल्यू हम लोग अभी निकाल लिए, पूरा चीज रहे अगर इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर रहे तो R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर, होल अंडर रूट के अंदर। तो R अपॉन Z होगा हमारा पावर फैक्टर, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस टू दी इम्पीडेंस इज कॉल्ड पावर फैक्टर, और हमारा एवरेज पावर बन जाएगा VRMS इंटू IRMS इंटू पावर फैक्टर। याद रखने वाली चीज है। तो फॉर्मूला हमारा बन गया P एवरेज इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू R बाय Z। जिस प्रकार से क्वेश्चन में पूछे, पावर असल में होता क्या है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। कौन करेगा ये वर्क डन? ये पोटेंशियल डिफरेंस और करंट मिलकर ही ये वर्क डन करने वाले। एसी सर्किट में हम उसको V और I के मल्टीपल से नहीं बता सकते, V और I के प्रोडक्ट से नहीं बता सकते। हमको वहां पे ध्यान रखना पड़ेगा कि करंट की वैल्यू चेंज हो रही है समय के साथ, और पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज की भी वैल्यू चेंज हो रही है, और उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस भी है। तो इसलिए हमारा फॉर्मूला P इफेक्टिव और P एवरेज के फॉर्म में बन गया। So this is how we are going to deal with the formulas. I hope you have understood. We will also try to solve some numerical in the next class. Today's class was all about the concept. Try to note it down and understand it, revise it. Once you will write it, it will sink in your mind and you will understand what's the theory behind it, what's the concept behind it. By the way, जो भी चीज हमने अभी की, ये सातों सर्किट के कंपोनेंट्स को एक साथ लिए, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक जैसा मेथड निकाला। पोटेंशियल डिफरेंस पता है, इसके लिए क्या होगा ओम्स लॉ, इसके लिए क्या होगा ओम्स लॉ, उसके लिए क्या होगा, और उसके बाद उसको हम लोग मिक्स कर दिए एक साथ, उसका कंपोनेंट निकाल दिए, और आखिरी में करंट की वैल्यू जानी और उसका फेज डिफरेंस पता किए। इस प्रकार से ही हम लोग न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे। विल ट्राई टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल इन द नेक्स्ट क्लास। कीप स्टडीइंग, कंप्लीट द नोट्स, हैव अ नाइस डे।